जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, अपने माता पिता का सेवा कर रहे होंगे। आज हम लोग लॉर्ड मिंटो का स्वागत पढ़ेंगे। लॉर्ड मिंटो का स्वागत। अभी तक शिव शंभू के चिट्ठे में 5 क्लास हो चुकी है, ये छठा क्लास है। उम्मीद करते हैं कि जितने भी क्लास हो गए हैं सभी को आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा और अपना तैयारी बेहतर तरीके किया होगा। चलिए। भगवान करे श्रीमान इस विनय से प्रसन्न हो, मैं इस भारत देश की मिट्टी से उत्पन्न होने वाला इसका अन्न फल मूल आदि खाकर प्राण धारण करने वाला, मिल जाए तो कुछ भोजन करने वाला, नहीं तो उपवास कर जाने वाला आदि कभी कुछ भंग प्राप्त हो जाए तो उसे पीकर प्रसन्न होने वाला, जवानी बिताकर बुढ़ापे की ओर फुर्ती से कदम बढ़ाने वाला, और एक दिन प्राण विसर्जन करके इस मातृभूमि की वंदनीय मिट्टी में मिलकर चीर शांति लाभ करने की आशा रखने वाला। शिव शंभू शर्मा इस देश की प्रजा का अभिनंदन पत्र लेकर श्रीमान की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। इस देश की प्रजा श्रीमान का सहृदय से स्वागत करती है। आप इसके राजा के प्रतिनिधि होकर आए हैं। 5 साल तक इस देश की 30 करोड़ प्रजा के रक्षण पालन और शासन का भार राजा ने आपको सौंपा। इससे यहाँ की प्रजा आपको राजा के तुल्य मानकर आपका स्वागत करती है और आपके इस महान पद पर प्रतिष्ठित होने के लिए हर्ष प्रकाश करती है। भाग्य से आप इस देश की प्रजा के शासक हुए, अर्थात यहाँ की प्रजा की इच्छा से आप यहाँ के शासक नित्य नहीं हुए। नौ यहाँ की प्रजा उस समय तक आपके विषय में कुछ जानती थी जबकि उसने श्रीमान के इस नियोग की खबर सुनी। किसी को श्रीमान की ओर का कुछ भी गुमान न था। आपके नियोग की खबर इस देश में बिना मेघ की वर्षा की भांति अचानक आ गिरी। अब भी यहाँ की प्रजा श्रीमान के विषय में कुछ नहीं समझती है, यद्यपि उसे आपके नियोग से हर्ष हुआ। आपको पाकर वह वैसे ही प्रसन्न हुई जैसे डूबता हुआ था। हाँ, पाकर प्रसन्न होता है। उसने सोचा है कि आप तक पहुंच जाने से उसकी सब विपदों की अति इति हो जाएगी। भाग्यवानों से कुछ न कुछ संबंध निकाल लेना संसार की चाल है। जो लोग श्रीमान तक पहुंच सके हैं उन्होंने श्रीमान से भी एक गहरा संबंध निकाल लिया है। वह लोग कहते हैं कि 100 साल पहले आपके बड़ों में से एक महानुभाव यहाँ का शासन कर गए हैं। इससे भारत का शासन होना आपके लिए कोई नई बात नहीं है। वह लोग साथ ही यह भी कहते हैं कि 100 साल पहले वाले लॉर्ड मिंटो बड़े प्रजापालक थे, प्रजा को प्रसन्न रखकर शासन करना चाहते थे। यह कहकर वह श्रीमान से भी अच्छे शासन और प्रजा जन की आशा जानते हैं, पर यह संबंध बहुत दूर का है। 100 साल पहले की बात का कितना प्रभाव हो सकता है नहीं कहा जा सकता। उस समय की प्रजा में से एक आदमी जीवित नहीं जो कुछ उस समय की आंखों देखी कह सके। फिर यह भी निश्चय नहीं कि श्रीमान अपने उस बड़े के शासन के विषय में वैसा ही विचार रखते हैं जैसा यहाँ के लोग कहते हैं। यह भी निश्चय नहीं कि श्रीमान को 100 साल पहले की शासन नीति पसंद होगी या नहीं, उसका कैसा प्रभाव श्रीमान के चित्त पर है। हाँ, यह प्रभाव देखा कि श्रीमान के पूर्ववर्ती शासक ने अपने से 100 साल पहले के शासक की बात स्मरण करके उस समय की पोशाक में गवर्नमेंट हाउस के भीतर एक नाच नचा डाला। सारांश यह है कि लोग जिस ढंग से श्रीमान के बड़ाई करते हैं वह एक प्रजा की शिष्टाचार की रीति पूरी कर रहे हैं। आपकी असली बड़ाई का मौका अभी नहीं आया, पर वह मौका आपके हाथ में विलक्षण रूप से है। श्रीमान इस देश में अभी यदि अज्ञात कुल नहीं तो अज्ञातशील अवश्य हैं। यहाँ के कुछ लोगों की समझ में आपके पूर्ववर्ती शासक ने प्रजा को बहुत सताया है और वह उसके हाथ से बहुत तंग हुई। वह समझते हैं कि आप उन पीड़ाओं को दूर कर देंगे।
जो आपका पूर्ववर्ती शासक यहाँ फैला गया है। इससे वह दौड़कर आपके द्वार पर जाते हैं। यह कदापि न समझिए कि आपके किसी गुण पर मोहित होकर जाते हैं। वह जैसा आंखों पर पट्टी बंधे बंधे जाते हैं वैसे ही चले आते हैं, जिस अंधेरे में उसी में रहते हैं। अब यह कैसा मालूम हो कि जिन बातों का कष्ट मानते हैं उन्हें श्रीमान भी कष्ट ही मानते हो, अथवा आपके पूर्ववर्ती शासक ने जो काम किए आप भी उन्हें अन्याय भरे काम मानते हो। साथ ही एक और बात है, प्रजा के लोगों की पहुंच श्रीमान तक बहुत कठिन है, पर आपका पूर्ववर्ती शासक आपसे पहले ही मिल चुका है और जो कहना था वह कह गया। कैसा जाना जाए कि आप उसके बात पर ध्यान न देकर प्रजा की बात पर ध्यान देंगे। इस देश में पदार्पण करने के बाद जहां आपको जरा भी खड़ा होना पड़ा, वहीं उन लोगों से घिरे हुए रहे हैं जिन्हें आपके पूर्ववर्ती शासक जहां जिन्हें जिन्हें आपके पूर्ववर्ती शासक का शासन पसंद है। इसको आप निभाई रखने को अपनी इज्जत समझते हैं, उसकी बात बनाई रखने को अपनी इज्जत समझते हैं। अब भी श्रीमान चारों ओर से उन्हीं लोगों के घेरे में है। कुछ करने की कुछ करने धरने की बात तो अलग रहे, श्रीमान के विचारों को भी इतनी स्वाधीनता नहीं कि उन लोगों के बिठाए चौकी पहरे को जरा भी उल्लंघन कर सके। 30 पर गजब या श्रीमान को उतनी भी खबर नहीं कि श्रीमान की स्वाधीनता पर इतने पहरे बैठे हुए। हाँ, यह खबर हो जाए तो वह हट सकते हैं। जिस दिन श्रीमान ने इस राजधानी में पदार्पण करके इसका सौभाग्य बढ़ाया, उस दिन प्रजा के कुछ लोगों ने सड़क के किनारे पर खड़े होकर श्रीमान को बड़े कठिनाई से एक दृष्टि देख पाया। इसके लिए पुलिस पहरे वालों की गली घुसे और धक्के भी बर्दाश्त किए। बस उन लोगों ने श्रीमान के श्रीमुखी एक झलक देख ली। कुछ कहने सुनने का अवसर उन्हें न मिला, न सहज में मिल सकता। हुजूर ने किसी एक को बुलाकर कुछ पूछताछ न की, न सही उसका कुछ अरमान नहीं, पर जो लोग दौड़कर कुछ कहने सुनने की आशा से हुजूर के द्वार तक गए थे, उन्हें भी उल्टे पांव लौट आना पड़ा। ऐसी आशा अंततः प्रजा को आपसे न थी। इस समय वह अपनी आशा को खड़ा होने के लिए स्थान नहीं पाते हैं। एक बार एक छोटा सा लड़का अपनी सौतेली माता से खाने को रोटी मांग रहा था। सौतेली माँ कुछ काम में लगी थी। लड़के के चिल्लाने से तंग होकर उसने उसे एक बहुत ऊंचे ताक में बिठा दिया। बेचारे भूख और रोटी दोनों को भूल नीचे उतारने के लिए रो रो कर प्रार्थना करने लगा, क्योंकि उसे ऊंचा ताक से गिरने का मरने का भय हो रहा था। इतने में उस लड़के का पिता आ गया। उसने पिता से बहुत गिड़गिड़ा कर नीचे उतार लेने की प्रार्थना की, पर सौतेली माता ने पति को डांट कर कहा कि खबरदार, इस शरीर लड़के को वहीं टंगे रहने दो, इसने मुझे बड़ा दुख किया है। इस बालक की सी दशा इस समय एक देश की प्रजा की है। श्रीमान से वह इस समय ताक से उतार लेने की प्रार्थना करती है, रोटी नहीं मांगती। जो अत्याचार उस पर श्रीमान के पधारने के कुछ दिन पहले से आरंभ हुआ, उसे दूर करने के लिए गिड़गिड़ाती है, रोटी नहीं मांगती। बस इतने ही में श्रीमान प्रजा को प्रसन्न कर सकते हैं। सुनाम पाने का यह बहुत ही अच्छा अवसर है, यदि श्रीमान को उसकी कुछ परवाह हो। आशा मनुष्य को बहुत लुभाती है, विशेषकर दुर्बलों को परम कष्ट देती। यह पंक्ति इंपॉर्टेंट है। श्रीमान ने इस देश में पदार्पण करके बंबई में कहा, या यह भी एक बार कहा कि अपने शासनकाल में श्रीमान इस देश में सुख शांति चाहते हैं। इससे यहाँ की प्रजा को बड़ी आशा हुई थी कि वह ताक से नीचे उतार ली जाएगी, पर श्रीमान ने 2-1 कामों तथा काउंसिल के उतरने उस आशा को ढीला कर डाला है। उसे ताक से उतारने का भरोसा भी नहीं रहा।
अभी कुछ दिन हुए आपके एक लफनटंट ने कहा था कि मेरी दशा उस आदमी की सी है जिसके एक हिंदू और एक मुसलमान के दो जोरू हों। हिंदू जोरू नाराज रहती हो तो मुसलमान जोरू प्रसन्न। इससे वह हिंदू जोरू को हटाकर मुसलमान बीवी से खूब प्रेम करने लगे। श्रीमान के उस लम्फटंट की ठीक वैसी दशा है या नहीं कहा नहीं जा सकता, पर श्रीमान की दशा ठीक उस लड़के के पिता की सी है जिसकी कहानी ऊपर कही गई है। उधर उसका लड़का ताक में बैठा नीचे उतरने के लिए रोता है और उधर उसकी नवीन सुंदर स्त्री लड़के को खूब डराने के लिए पति पर आंखें लाल लाल करती है। प्रजा और प्रेस्टीज दो दो ख्यालों में श्रीमान फंसे हैं। प्रजा ताक पर बालक, प्रजा ताक का बालक है और प्रेस्टीज नवीन सुंदरी पत्नी जिसकी बात रखेगी। यदि दया और वात्सल्य भाव श्रीमान के हृदय में प्रबल हो तो प्रजा की ओर ध्यान होगा, नहीं तो प्रेस्टीज की लुढ़कना ही स्वाभाविक है। प्रेस्टीज की ओर ही लुढ़कना स्वाभाविक है। अब यह विषय श्रीमान ही के विचारने के योग्य है कि प्रजा की ओर देखना कर्तव्य है या प्रेस्टीज की। आप प्रजा की रक्षा के लिए आए हैं या प्रेस्टीज की। यदि आपके ख्याल में प्रजारूपी लड़का ताक में बैठा रोया करे और उतारो उतारो पुकारा करे, इसी में उसका सुख और शांति है, तो उसे ताक में टंगा रहने दीजिए जैसा कि इस समय रहने दिया है। यदि उसे वहां से उतारकर कुछ खाने पीने को देने में सुख है तो वैसा ही किया जा सकता है। यह भी हो सकता है कि उसकी विमाता को प्रसन्न करके उसे उतरवा लिया जाए। उसमें प्रजा और प्रेस्टीज दोनों की रक्षा है। जो बात आपको भली लगे वही कीजिए, कर्तव्य समझिए वही कीजिए। इस देश की प्रजा को अब कुछ कहने सुनने का साहस नहीं रहा। अपने भाग्य का उसे भरोसा नहीं, अपनी प्रार्थना को स्वीकार होने का विश्वास नहीं। उसने अपने को निराश के हवाले कर दिया है। एक विनय और भी साथ की जाती है कि इस देश में श्रीमान ने जो चाहे वे खटक के कर सकते हैं। किसी बात के लिए विचारने या सोचने में जाने की जरूरत नहीं। प्रशंसा करने वाले अब और चलते समय बराबर आपको घर घेरे रहेंगे। आप देख ही रहे हैं कि कैसे सुंदर कास्केटों में रखकर लंबी चौड़ी प्रशंसा भरे एड्रेस लेकर लोग आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं। श्रीमान उन्हें बुलाते भी नहीं, किसी प्रजा की आशा भी नहीं दिलाते, पर वह आते हैं। इसी प्रकार हुजूर जब इस देश को छोड़कर जाएंगे तो हुजूर बाला को बहुत से एड्रेस उन लोगों से मिलेंगे जिनका हुजूर ने कभी कुछ भला नहीं किया। बहुत लोग हुजूर की एक मूर्ति के लिए खनाखन रुपए गिन देंगे, जैसे कि हुजूर के पूर्ववर्ती वायसराय की मूर्ति के लिए गिने जा रहे हैं। प्रजा उस शासक की कड़ाई के लिए लाख रोती है, पर इस देश की धनी से उसकी मूर्ति बनती है। विनय हो चुकी, पर अब भगवान से प्रार्थना है कि श्रीमान का प्रताप बढ़े, यश बढ़े और जब तक यहाँ रहे आनंद से रहे। यहाँ की प्रजा के लिए जैसे उचित समझे करें। यद्यपि इस देश के लोगों की प्रार्थना कुछ प्रार्थना नहीं है, पर प्रार्थना की रीति इसी से की जाती है। भारत मित्र 23 सितंबर 1905। अगला है मार्ली साहब के नाम। निश्चिंत विषय विज्ञवरेषु साधुवरेषु। बहुत काल पश्चात आपसा पुरुष भाग्य का विधाता हुआ है। एक पंडित विचारवान और आडंबर रहित सज्जन को अपना अवसर होते देख अपने भाग्य को अचल अटल और कभी टस से मस न होने वाला, वरंच आपको कथा अनुसार
समझने पर भी आडंबर शून्य भोले भाले भारतवासी हर्षित हुए थे। वह इसलिए हर्षित नहीं हुए कि आप उनके भाग्य की कुछ मरम्मत कर सकते। ऐसी आशा को वह कभी के जलांजलि दे चुके हैं। उनका हर्ष केवल इसलिए था कि एक सज्जन को, एक साधु को यह पद मिलता है। भले का पड़ोस भी भला, उसकी हवा भी भली, जो गंदी कछु न दे तोहू बास सुबास। यह वाली पंक्ति यहाँ से यहाँ तक याद रखें, हो सकता है आपसे पूछा जाए। आप उपाधि शून्य हैं, आपको माय लॉर्ड कह के संबोधन करने की जरूरत नहीं है, अथच आप इस देश के माय लॉर्ड के भी माय लॉर्ड हैं। यहाँ के निवासी सदा से ऋषि मुनियों और साधु महात्माओं को पूछते आए हैं। यहाँ के देशपति नरपति लोग सदा उन साधु महात्माओं के सामने सिर झुकाते और उनसे अनुशासन पाते हैं। उसी विचार से यहाँ के लोग अपने नियोग से प्रसन्न हुए थे। एक विचारशील पुरुष सिद्धांत है कि किसी देश का उत्तम शासक होने के लिए दो बातों में से किसी एक का होना अति आवश्यक है। किसी देश के उत्तम शासन होने के लिए दो बातों में से एक का होना अति आवश्यक है। या तो यह वाली बिंदु याद रखिएगा, यहां से याद रखिएगा, या तो शासक साधु बन जाए या साधु शासक नित्य किया जाए। हाकिम हो जाए या हाकिम बनाया जाए। इससे आपको भारत का देश मंत्री देखकर यहाँ की प्रजा को हर्ष हुआ था कि बहुत दिन पीछे एक साधु पुरुष, एक विद्वान सज्जन भारत स्वर प्रधान शासक होते हैं। यहाँ से यहाँ तक इनको याद रखिएगा, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारतवासी समझते थे कि मिस्टर मार्ली विद्वान हैं। विद्या पढ़ने और दर्शन शास्त्र मनन करने में समय बिताकर वह बूढ़े हुए हैं। वह तात्काल जान सकते हैं कि बुराई क्या है और भलाई क्या, नेकी क्या और बदी क्या। उनको बुराई और भलाई के समझने में दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं, वरंच वह स्वयं इतने योग्य हैं कि अपनी ही बुद्धि से ऐसी बातों की यथार्थ जांच कर सकते हैं, दूसरों के चरित्र को झट जान सकते हैं। वह दोषी को धमकाएंगे और उसे सुमार्ग में चलाने का उपदेश देंगे। भारतीयों का विचार था कि आप बड़े न्यायप्रिय हैं, किसी से जरा भी किसी विषय में अन्याय करना पसंद न करेंगे और खुशी को नेकी से बढ़कर न समझेंगे। उचित कामों को करने में कभी कदम पीछे न हटावेंगे और कोई लालच, कोई इनाम और कोई भारी से भारी पद व राजनीति दांवपेच आपको सत्य और संत मार्ग से न डिगा सकेगा। आपके मुंह से जो शब्द निकलेंगे वह तुले हुए सत्य होंगे। यही कारण है कि भारतवासी आपके नियोग की खबर सुनकर खुश हुए थे। पार्लियामेंट के चुनाव के समय जिस प्रकार भारतवासी आपके चुनाव की ओर टकटकी लगाए हुए थे, आपके भारत सचिव हो जाने पर उसी प्रकार वह आपके मुंह की वाणी सुनने को उत्सुक हुए। पर आपके मुंह से जो कुछ सुना उसे सुनकर लोग जैसे हक्का बक्का हुए वैसे कभी न हुए थे। आपने कहा कि बंग भंग होना बहुत खराब काम है, क्योंकि यह अधिकांश प्रजा वर्ग की इच्छा के विरुद्ध हुआ। पर जो हो गया उसे सेटल्ड फैक्ट, निश्चिंत विषय समझना चाहिए। एक विद्वान पुरुष दार्शनिक सज्जन की यह उक्ति कि यह काम यद्यपि बहुत खराब हुआ, यद्यपि अब यही अटल रहेगा, इसकी खराब अब दूर न होगी कि मां धर्मनतः परम। लड़कपन में एक देहाती की कहानी पढ़ी थी जिसका गधा खो गया था। वह एक दूसरे गधे को अपना गधा बताकर पकड़ ले जाना चाहता था। जब उसे लोगों ने कहा कि यार तू तो अपना गधा बताता है, देखो यह गधी है, तो उसने घबरा कर कहा कि मेरा गधा कुछ ऐसा गधा भी न था। गवार का गधा गधी हो सकता है,
गवार का गधा गधी हो सकता है, पर भारत सचिव दार्शनिक प्रवर मार्ली साहब जिस कामों को बुरा बताते हैं वह निश्चिंत विषय हो सकता है। यह बात भारतवासियों ने कभी स्वप्नों में भी नहीं विचारी थी। जिस कामों को आप खराब बताते हैं उसे वैसे का वैसे बना रखना चाहते हैं। यह नए नए तरीके का न्याय है। अब तक लोग यही समझते थे कि विचारवान विवेकी पुरुष जहां जाएंगे वहीं विचार और विवेक की मर्यादा की रक्षा करेंगे। वह यदि राजनीति में हाथ डालेंगे तो उसका जटिलता को भी दूर कर देगी। पर बात उल्टी देखने में आती है। राजनीति बड़े बड़े सत्यवादी साहसी विद्वानों को भी गधा गधी एक बतलाने वालों के बराबर कर देती है। विज्ञवर आप समझते हैं और आप जैसे विद्वानों को समझाना चाहिए कि सत्य सत्य है और मिथ्या मिथ्या। मिथ्या और सत्य गपड़ सपड़ होकर एक हो सकते हैं, पर आप जैसा साधु पुरुषों को कहने की बात नहीं। विज्ञ पुरुषों के कहने की बात नहीं है। विज्ञ पुरुषों की बातों को आपस में टकराना न चाहिए। पर गत बजट की स्पीच में आपने बातों के मेड़े लड़ा डाले। आपने कहा जहां तक मेरी कल्पना जा सकती है भारत शासन यथेच ढंग का रहेगा। पर यह भी कहा भारत में किसी प्रकार की बुरी चाल चलना हमें उससे भी अधिक खराबी में डालेगा जितना दक्षिण अफ्रीका में 4 साल पहले बुरी चाल चलकर खराबी में पड़ चुके हैं। आपने कहा हिंदुस्तानी कांग्रेस की कामनाओं को सुनकर मैं घबराता नहीं। पर यह भी कहा जो बातें विलायत को प्राप्त है वह भारत को शब नहीं प्राप्त हो सकती। आपके इन दो रंगी बातों से भारतवासी बड़े घबराहट में पड़े हैं। घबराकर उन्हें आपके देश की दो कहावतों का आश्रय लेना पड़ता है। राजनीतिज्ञ पुरुष युक्ति या न्याय के पाबंद नहीं होते अथवा राजनीति का कुछ ठिकाना नहीं। आपको अपने ही एक वाक्य की ओर ध्यान देना चाहिए। अपनी साधारण योग्यता के परिणाम से ही कोई आदमी प्रसिद्ध या बड़ा नहीं हो सकता, वरंच उचित समय पर उचित काम करना ही उसे बड़ा बनाता है। जिस पद पर आप हैं उसकी जो कुछ इज्जत है वह आपकी नहीं उस पद की है। लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन और मिस्टर ब्रॉड्रिक भी इसी पद पर थे, पर इस पद से उनकी इतनी ही इज्जत थी वह इस पद पर थे पर इस पद से उनकी इतनी ही इज्जत थी कि वह इस पद पर थे। बाकी उनके कामों का अनुसार ही उनकी इज्जत है। आपको गौरव इस पद से नहीं बढ़ाना चाहिए, वरंच आपके कामों से आपकी पद की मर्यादा बढ़नी चाहिए। भारतवासियों ने बहुत कुछ देखा और देख रहे हैं। इस देश के ऋषि मुनि जब वनों में जाकर तप करते थे और यहाँ के नरेश उनकी आज्ञा से प्रजा पालन करते थे, वह समय भी देखा जब मुसलमान इस देश के राजा हुए और पुराना क्रम मिट गया, वह भी देखा। अब देख रहे हैं 7 समुंदर पार से आई हुई एक जाति के लोग जो पहले बिशाती के रूप में इस देश में आए थे और छल बल और कौशल से यहाँ के प्रभु बन गए। यह देश और यहाँ की स्वाधीनता उनकी मुट्ठी की चिड़िया बन गई और भी न जाने क्या क्या देखना पड़ा। पर संसार की कोई बात निश्चिंत है, यह बात यहाँ के लोगों की समझ में नहीं आती। निश्चिंत ही होती तो लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन और ब्रॉड्रिक की गद्दी साधुवर मार्ली तक कैसे पहुंचती। न बंग भंग ही निश्चय विषय है और न भारत का यथेच्छ शासन। स्थिरता न प्रभात को है न संध्या को, सदा न बसंत रहता न ग्रीष्म। हाँ, एक बात अब भारतवासियों के जी में भली भांति पक्की होती जाती है कि उनका भला न कंजर्वेटिव ही कर सकता है और न लिबरल ही। यदि उनका कुछ भला हो सकता है तो उन्हीं के हाथों से। इसे यदि विज्ञवर मार्ली निश्चिंत विषय मान ले तो विशेष हानि नहीं। अतः भारतवासियों का भला या बुरा जो होना है सो होगा।
इसकी उन्हें कुछ परवाह नहीं। उन्हें ईश्वर पर विश्वास है और काल अनंत है। कभी न कभी भले कभी न कभी भले का भी समय आ जाएगा। भारतवासियों को चिंता केवल यही है कि उनके देश सचिव साधुवर मार्ली साहब को अपनी चिरकाल से एकत्र की हुई कृति और सुयश को अपने वर्तमान पद पर कुर्बान न करना पड़े। इस देश का एक बहुत ही साधारण कवि कहता है, झूठ है वह हाकिम जो लालच से माल के झूठ है वह हाकिम जो लालच से माल के अच्छा कहे मरीज के हाल तबाह को। यह वाली बात याद रखिएगा। अपने लालच के लिए यदि रोगी की बुरी दशा को अच्छा बतावे तो वह हाकिम नहीं कहला सकता। भारतवासी आपको दार्शनिक और हाकिम समझते हैं। उनको कभी यह विश्वास नहीं कि आप अपने पद के लोभ से न्याय नीति की मर्यादा भंग कर सकते हैं या अपने दल की बुराई भलाई और कमजोरी मजबूती के ख्याल से भारत के शासन रूपी रोगी की बिगड़ी दशा को अच्छी बता सकते हैं। आप ही के देश का एक साधु पुरुष कह गया, आयरलैंड की स्वाधीनता मेरे जीवन का व्रत है, पर इस स्वाधीनता पाने की लोभ से भी मैं दक्षिण अफ्रीका वालों की स्वाधीनता छिनवाने का समर्थन कभी न करूंगा। अतः आपसे बार बार यही विनय है कि अपने साधु पद की मर्यादा पर खूब विचार रखिए। भारतवासियों को अपनी दशा की परवाह नहीं, पर आपकी इज्जत का उन्हें बड़ा ख्याल है। कहीं आप राजनीति के पद के लोभ से अपने साधु पद को उसे देहात का गधा न बना बैठना। आपके सिर का तो हमें कुछ गम नहीं, खम न पड़ जाए तेरी तलवार में। भारत मित्र 16 फरवरी 1907। उसके बाद है आशीर्वाद। अगली कक्षा में हम लोग आशीर्वाद से देखेंगे। उम्मीद करते हैं अभी तक जितने क्लास आपके हो चुके हैं सभी क्लासों को आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है सभी बिंदुओं को आपने नोट किया होगा। हम लोग डिटेल्स में पढ़े जा रहे हैं, धीरे धीरे हम अपने पूरे पाठ्यक्रम को समाप्त करेंगे। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और अपने माता पिता का सेवा करते रहिएगा।